ओके स्टूडेंट, तो अब हम स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज ऑपरेटर एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ऑल द ऑपरेटर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज्ड इन सी लैंग्वेज, यानी जो ऑपरेटर हम सी में काम लेते हैं वही हम सी प्लस प्लस में यूज में ले सकते हैं। देयर आर द सम एक्स्ट्रा ऑपरेटर दैट आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर जिनको हम यूज में लेते हैं, जैसे हमारे पास सी में ऑपरेटर होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो तो होते ही हैं। साथ में इसके अलावा सी प्लस प्लस में कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर भी होते हैं। तो आज हम स्टडी करते हैं सी प्लस प्लस में से कौन से एक्स्ट्रा ऑपरेटर होते हैं। तो पहला होता है इंसर्शन ऑपरेटर, आर यूज टू प्रिंट वैल्यू ऑफ लेफ्ट साइड वेरिएबल। इनका काम होता है इनके लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए इनको काम मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सी आउट में लिखा हुआ सी आउट एक्स, तो इसका मीनिंग होता है यानी इसके लेफ्ट साइड में एक्स जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आउटपुट में प्रिंट करवाने के लिए। सेकंड होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, आर यूज टू टेक वैल्यू फ्रॉम कीवर्ड एंड असाइन दिस वैल्यू टू द लेफ्ट साइड वेरिएबल। यानी ये क्या करेंगे, कीवर्ड से वैल्यू लेके उसको लेफ्ट साइड के वेरिएबल में असाइन करवाने का काम करते हैं। थर्ड होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, आर यूज टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल इन प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम काम लेते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बेसिकली डिफाइन द स्कोप ऑफ वेरिएबल इन ए प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में किसी वेरिएबल की रेंज क्या है, कहाँ तक वो काम कर सकता है, उसके स्कोप को डिफाइन करने का काम लेते हैं। इन प्रोग्राम वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल, local variable and global variable. So what is a local variable? Those variable which are declared inside the void main is known as local variable. जो वेरिएबल हमें प्रोग्राम के मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं उनका बोलते हैं लोकल वेरिएबल। और दोज वेरिएबल विच आर डिक्लेयर आउटसाइड द वॉइड मैन, जिनको हम वॉइड मैन के बाहर डिक्लेयर करते हैं यानी मेन फंक्शन से पहले लिखा जाता है, उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो प्रोग्राम में लोकल और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या काम लेते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर काम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड आइस्टम.h, हैश इंक्लूड conio.h। इन दिस प्रोग्राम वी हैव वेरिएबल इंटीजर x इक्वल टू 10। इस वेरिएबल को हमने वर्ड मेन से पहले डिक्लेयर किया है, इसका मीनिंग दैट इज अ ग्लोबल वेरिएबल। आफ्टर दैट हमने प्रोग्राम का मेन फंक्शन डिफाइन किया है वर्ड मेन। इनसाइड द वर्ड मेन हमने लिखा इंटीजर x इक्वल टू 20, यानी इस वेरिएबल को हमने मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, इसका मीनिंग होता है लोकल वेरिएबल होता है। तो लोकल वेरिएबल को हम डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं सी आउट एक्स इक्वल टू एक्स, यानी हमने डायरेक्टली एक्स इक्वल टू एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल क्या है, प्रोग्राम में वर्डमैन के बाहर लिखे गए हैं, तो इनको वर्डमैन के अंदर एक्सेस करने के लिए इनके नाम से पहले स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमें लगाना होगा। तो हमने लिखा सी आउट स्कोप ऑफ एक्स इक्वल टू स्कोप ऑफ एक्स, यानी ग्लोबल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम के वर्डमैन फंक्शन के अंदर एक्सेस करने के लिए काम लिया जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो ये मैक्सिमम ये ऑपरेटर होते हैं। जो सी के होंगे वो भी सी प्लस प्लस में होंगे, लेकिन सी प्लस में कुछ एक्स्ट्रा होंगे। इंसर्शन वैल्यू को प्रिंट करवाने का काम आएगा, एक्सट्रैक्शन वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए काम आएगा, स्कोप रिजोल्यूशन होंगे वो ग्लोबल वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर एक्सेस करने के लिए काम लेते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास न्यू, आर यूज टू अलोकेट मेमोरी टू ए डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। यानी किसी वेरिएबल को नई मेमोरी अलोकेशन करवाने के लिए हम काम लेते हैं न्यू ऑपरेटर। यानी पहले से डिक्लेयर्ड वेरिएबल होगा उसको नई मेमोरी लोकेशन असाइन करवाने के लिए काम लिया जाता है न्यू ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल में लिखा इंटीजर पॉइंटर ऑफ p इक्वल टू न्यू इंटीजर, यानी पॉइंट वेरिएबल p है उसको एक न्यू मेमोरी लोकेशन असाइन करवा दी न्यू इंटीजर के थ्रू। डिलीट ऑपरेटर आर यूज टू फॉर मेमोरी आर यूज टू फ्री मेमोरी स्पेस दैट इज अलोकेटेड बाय द न्यू ऑपरेटर। जो मेमोरी स्पेस न्यू ऑपरेटर के द्वारा अलोकेट किया गया उसको डिलीट करने के लिए काम लेते हैं डिलीट ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल डिलीट पे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर होते हैं सी प्लस प्लस में। नाउ स्टडी करते हैं एक्सप्रेशन, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्रेशन। देन एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ऑपरेटर कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, कंटेन ओनली कांस्टेंट वैल्यू, यानी ऐसा एक इक्वेशन जिसमें ओनली कांस्टेंट वैल्यूज होती है उसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 20 + 10 × 5.2। इस इक्वेशन में सभी सारे की सारी वैल्यू कांस्टेंट है इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सप्रेशन। उसके बाद में इंटीग्रल कांस्टेंट आर दोज एक्सप्रेशन विच गिव्स आंसर इन इंटीजर वैल्यू। ऐसे एक्सप्रेशन जो हमेशा आंसर इंटीजर वैल्यू में देते हैं उनको हम बोलते हैं इंटीग्रल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है x + y × 10, x + y × 10। हियर x एंड y आर द इंटीजर वेरिएबल, एंड x और y दो इंटीजर वेरिएबल हैं, उनकी दोनों ही वैल्यू को प्लस करके 10 से में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, इंटीजर में आएगा।
नेक्स्ट है फ्लोट एक्सप्रेशन, दोज एक्सप्रेशन विच गिव्स आंसर इन फ्लोट वैल्यू। ऐसे इक्वेशन जिनका आंसर हमेशा फ्लोट वैल्यू में होता है उनको हम बोलेंगे फ्लोट एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने लिखा a plus b divided by 5, here a and b are the float variable, यानी a और b दो फ्लोट वेरिएबल हैं। तो a plus b डिवाइड बाई 5 जब हम इस इक्वेशन को परफॉर्म करेंगे तो इसका आंसर आएगा वो फ्लोट वैल्यू में आएगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है पॉइंटर एक्सप्रेशन, आर दोज एक्सप्रेशन दैट कंटेन एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ऐसे एक्सप्रेशन जो किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंटर एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉइंटर में टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, आर स्ट्रिक्स एंड एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ एक्स, यानी पॉइंटर वेरिएबल एक पीटीआर एक वेरिएबल है जो क्या करता है, एक्स का मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंटर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट होता है रिलेशनल एक्सप्रेशन, those shows answer in boolean value true and false। ऐसे एक्सप्रेशन जिनका आंसर ट्रू एंड फॉल्स में होता है उनको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर थे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर को यूज में लेके, और इनका जो आंसर होगा हमेशा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जैसे एग्जांपल एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, या तो एक्स की वैल्यू लेस देन होगी वाई से या इक्वल होगी, तो इसका आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है लॉजिकल एक्सप्रेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन एंड आंसर इन बुलियन टाइप ट्रू एंड फॉल्स, यानी एक से अधिक रिलेशनल ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। जब एक से मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशन को एक साथ कंबाइन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लॉजिकल एक्सप्रेशन। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड और नॉट, तो यहाँ पे हम दो लॉजिकल एक्सप्रेशन का बोलेंगे, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है x ग्रेटर देन y एंड x इक्वल टू 5, तो हम यहाँ पे दो रिलेशन चेक करें। पहला रिलेशन हो गया x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी y से, सेकंड हो गया x वैल्यू इक्वल टू 5, तो बोथ यहाँ पे दोनों के बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाएगा। इसका मतलब अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो इसका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट लिखा हमने बिटवाइज एक्सप्रेशन, आर यूज्ड टू मेंटेन बिट लेवल एंड यूज्ड फॉर द टेस्टिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ बिट्स, यानी बिट लेवल को मेंटेन करने के लिए, बिट्स को शिफ्ट करने के लिए हम इसको काम लेते हैं। टू टाइप्स होते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है ए लेफ्ट शिफ्ट ए लेफ्ट शिफ्ट 3, इसका मतलब हो गया वैल्यू ए को थ्री डिजिट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। दूसरा लिखा हुआ एक्स राइट शिफ्ट ए, ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को राइट शिफ्ट करेगा ए डिजिट तक। ओके, नेक्स्ट है स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, आर द थ्री टाइप्स। पहला होता है चेन असाइनमेंट, if a equal to b equal to 10, एक इक्वेशन हमें गिवन है a equal to b equal to 10, here the value 10 is first assigned to b then assigned to a, this type of assignment is known as the chain assigned statement। second लिखा हुआ embedded assigned statement, a equal to inside the bracket b equal to 20 plus 5, here the value 20 is assigned to variable b, यहाँ पे क्या होगा, पहले वैल्यू 20 होगी वो b को असाइन होगी, आफ्टर दैट प्लस 5 होगा b में, और जो वैल्यू आएगी वो 25 वो नेक्स्ट असाइन किसको होगी a को, तो इसको बोलते हैं इमीडिएट असाइनमेंट स्टेटमेंट। थर्ड होता है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल लिखा a इक्वल टू a प्लस 5, it may be written a plus equal to 5, it is also known as the c plus plus shorthands। okay, so these are the special assignment operator, chain assignment, immediate assignment and compound assignment। now next study करते हैं operator precedence and its associativity in C++। if more than operator that have the same precedence in expression, so they solve in is the same order as they return in the expression, या भी हम कह सकते हैं if a equation contain more than one different types of operator then the order in which they are solved is known as operator precedence। यानी जब किसी इक्वेशन में एक से अधिक प्रकार के ऑपरेटर हों तो उनको जिस क्रम में हल किया जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। सेकंड होता है एसोसिएटिविटी, इफ इक्वेशन कंटेन मोर देन वन सेम टाइप ऑफ ऑपरेटर, एक इक्वेशन होगी जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक ऑपरेटर होंगे, देन द ऑर्डर इन विच दे आर सोल्व्ड इज नोन एज द ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फर्स्ट क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब इक्वेशन दैट कंटेन मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज equation that contain more than one different type of operator, then the order in which they are solved is known as operator precedence। second, operator associativity, if equation contain more than one same type of operator then the order in which they are solved is known as operator associativity। इसकी एक टेबल गिवन है,
आपके सिलेबस में बुक्स में अवेलेबल होगी, तो उस टेबल को आप स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। Control structures are used to control the flow of program. There are the three types of control structure. First one is sequence, second of the selection, third is the looping. So now we study first sequence control structure are executed in same way as they written. Sequence structure में क्या होगा, स्टेटमेंट्स को उसी ऑर्डर में हल किया जाएगा जिस ऑर्डर में उनको लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हो स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड, जब हम प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो पहले स्टेटमेंट 1 रन होगा, उसके बाद में सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में थर्ड होगा, ये प्रोसेस चलता जाएगा। यानी सीक्वेंस में जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स को लिखा जाएगा उसी ऑर्डर में उनको हल किया जाएगा। सेकंड, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, if given condition is true then select one output from the given two variable. सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होगा कि हमें ट्रू एंड फॉल्स में से एक आंसर को हमें सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए सिलेक्शन में काम करते हैं। पहला लूप होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, पहला होता है इफ स्टेटमेंट, इफ का सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन स्टेटमेंट। सेकंड होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, इसका सिंटेक्स होगा इफ कंडीशन, इफ गिवन कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट्स ऑफ इफ प्रिंटेड, else otherwise statements of else is executed। थर्ड होता है स्विच कंडीशन स्टेटमेंट, तो स्विच होता है जब किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें मोर देन वन केसेस बना के एक सिंगल आउटपुट को फाइंड आउट करना है, यानी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को हमें अलग अलग प्लेसेस पे पुट अप करके उसके लिए अलग अलग आउटपुट जनरेट करने होंगे, तो उसके लिए हम लिखते हैं स्विच स्टेटमेंट। इसका सिंटेक्स होगा स्विच कंडीशन केस फर्स्ट स्टेटमेंट सेमीकोलन, आफ्टर दैट ब्रेक, केस टू स्टेटमेंट सेमीकोलन ब्रेक, एंड सो जितने केसेस हमें बनाने उतने हम केसेस बनाएंगे, और सबसे लास्ट केस होगा डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट के लिए जो स्टेटमेंट हमें प्रिंट करा स्टेटमेंट को राइट करेंगे सेमीकोलन, आफ्टर दैट ब्रेक। तो ये होता है स्विच स्टेट का सिंटेक्स। थर्ड होते हैं लूप स्ट्रक्चर, आर एग्जीक्यूटेड जीरो या मोर देन वन टाइम। लूप स्टेटमेंट ऐसे होंगे जो या तो एक बार भी रिपीट नहीं होंगे, एक से अधिक बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो इसमें पहला होता है फॉर स्टेटमेंट, फॉर का सिंटेक्स होता है फॉर इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आफ्टर दैट फॉलोड बाय स्टेटमेंट्स। इनिशियलाइजेशन का हम बोलते हैं फॉर लूप का हम उस कंडीशन में काम लेंगे जब हमारे पास में स्टार्ट और एंड कंडीशन गिवन हो, और स्टार्ट और एंड के बीच में हमें एक फिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवाना हो। तो इसके लिए सिंटेक्स हम लिखेंगे फॉर ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन का मीनिंग होता है स्टार्ट कंडीशन सेमीकोलन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मीनिंग होता है उस लूप की एंड कंडीशन क्या होगी, आफ्टर दैट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिफाइन करना होगी स्टार्ट से लेकर एंड के बीच में वैल्यूज के बीच में क्या वैल्यूज कितना इंक्रीमेंट करेंगे कितना डिक्रीमेंट करेंगे, और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम इसको स्टेटमेंट्स लिखने में कौन से स्टेटमेंट है वो जो हमें रिपीट करवाने हैं और हमें बार बार में प्रिंट करवाने हैं। नेक्स्ट है while statement, this loop is known as the pre-condition loop। if given condition is true then it executes the statement। यानी while loop में क्या होगा, पहले कंडीशन चेक होगी, अगर गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर गिवन कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसका सिंटेक्स होगा while कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन ट्रू तो इससे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स तो इसका एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले बोला था कि लूप स्टेटमेंट या तो 0 बार रिपीट होंगे या मोर देन वन टाइम रिपीट होंगे। तो फॉर लूप होगा वो एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है, लेकिन व्हाइल लूप में क्या होगा, अगर पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा, तो 0 टाइम एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बेस्ड ऑन कंडीशन इसके स्टेटमेंट है वो रन होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ डू व्हाइल, दिस लूप इज यूज एज द पोस्ट कंडीशन लूप इफ गिवन कंडीशन इज फॉल्स। यानी अगर दी गई कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या करेगा, एक बार जरूर रन होगा। यानी पोस्ट कंडीशन लूप का मतलब हो गया कंडीशन से पहले एक बार रन हो जाएगा, एक बार रन होने के बाद में लूप क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। तो इसका स्टेटमेंट होगा डू स्टेटमेंट्स व्हाइल कंडीशन, यानी डू में लिखे हुए स्टेटमेंट पहले क्या करेगा, डू के स्टेटमेंट को रिपीट कराएगा, उसके बाद में कंडीशन चेक करेगा। अगर गिवन कंडीशन फॉल्स होगी तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, अगर गिवन कंडीशन ट्रू होगी तो उसके स्टेटमेंट क्या होंगे, रिपीट होते रहेंगे। तो व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस ये है कि व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज इसका एक स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी एक बार भी नहीं चलेगा। लेकिन डू व्हाइल में क्या होगा, पहले डू के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके बाद में कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वहीं स्टॉप हो जाएगा, और कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स को रिपीट करता रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 8। थैंक यू।